अरे ओ महारानियों, यहाँ तुम्हारे महलों की तरह नौकर नहीं है। काम कर लो। मीरा की ये रोबदार आवाज सुनकर उसकी दोनों देवरानियां, काजल और पूनम, अंदर तक कांप जाती थी। जरा से फुर्सत के पल भी वो दोनों एक साथ नहीं गुजार सकती थी। दोनों के पति राज और अमन उनके बड़े भाई योगेश के साथ एक ही दुकान पर काम करते थे। बात दोनों तरफ एक जैसी थी। वहां दुकान पर दोनों भाई अपने बड़े भाई से एक शब्द नहीं बोल सकते थे, और यहाँ घर पर दोनों अपनी सास कम जेठानी से एक शब्द नहीं बोल सकती थी। सास को तो दोनों ने देखा ही नहीं था और जेठानी केवल नाम की ही जेठानी थी। दोनों भाइयों का योगेश के हुक्म पर दुकान के काम में लगे रहना और घर में मीरा के आदेश पर काजल और पूनम का घर के काम में लगे रहना अब नियति बन चुका था। हालांकि राज और काजल की शादी को अभी 1 साल और अमन और पूनम की शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। दोनों देवरानियां देर रात को जब घर के काम से छुटकारा पाती तो अपने हारे थके पतियों से कोई शिकायत नहीं कर पाती थी। लेकिन पतियों को सब पता था, पर वो विवशता के कारण कुछ न कह पाते। दोनों भाई सब कुछ जानते और समझते थे पर कुछ कह नहीं पाते थे। माँ बाप के मरने के बाद भाभी ने बड़े भाई को ऐसा काबू में किया कि वो तो ना कुछ देखते थे और ना ही कुछ बोलते थे। घर में सिर्फ मीरा भाभी का ही राज था। बड़े भाई के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई अपने उन भतीजे और भतीजी पर जान छिड़कते थे, पर भाभी ने कभी अपने देवरों को नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा। हर बात में दुभान करना भाभी की अब आदत सी बन गई थी। दोनों के दिल में भाभी की वैसे तो हर बात चुभती थी, पर एक बात आज भी उनके दिल में नश्तर की तरह चुभी हुई थी, जो राज और अमन की शादी से पहले हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन तीनों भाई एक साथ खाना खाने बैठे। भाभी ने पहले बड़े भाई को खूब देशी घी में चुपड़ चुपड़ कर रोटियां खिलाई और जब राज और अमन खाना खाने बैठे तो देशी घी का डिब्बा एक तरफ रख दिया और डालडा से रोटी चुपड़ चुपड़ कर दोनों भाइयों को खिलाने लगी। ये देखकर राज ने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी हमको भी देशी घी से चुपड़कर रोटी दो ना, बड़े भाई को भी तो आप देशी घी की रोटी देती हो। इतना सुनते ही मीरा भड़क गई और बेलन नचा नचा कर बोली, हाँ, तुम्हारा बाप बहुत जायदाद छोड़ गया है और तुमने बड़े महल खड़े कर दिए हैं, जो तुमको भी देशी घी की चुपड़ी हुई रोटियां चाहिए। पर भाभी, बाप तो हम सभी भाइयों का एक ही था और अब बड़े भाई ही हमारे पिता है, तो आप ये दुभांत क्यों करती है? राज ने भर्राए हुए गले से कहा। इतना सुनते ही मीरा का पारा आसमान पर पहुंच गया और उसने बेलन दूर फेंक कर मारा और योगेश से चिल्लाती हुई बोली, मेरे बस का नहीं है कि सबका काम भी करूं और ताने भी सुनूं। पत्नी को क्रोध में देखकर योगेश की तो जैसे जान ही निकल गई। अपने ही दोनों भाइयों को बुरा भला कहकर अपनी पत्नी को मनाया। इस सब के बीच अपने भाइयों को देखने का ख्याल भी योगेश के मन में नहीं आया। उस दिन दोनों भाई भूखे ही सो गए थे। समय बीता, राज और अमन दोनों की शादी हो गई, लेकिन हालात जस के तस थे। योगेश अपने दोनों भाइयों को इसीलिए घर से नहीं निकालता था कि इनसे अच्छे नौकर उसको कहाँ मिलेंगे, और भाभी को अब 2 अच्छी नौकरानियां मिल गई थी। पर कहते हैं कि समय एक सा कभी नहीं रहता।
समय बीतता गया और राज और अमन के भी बच्चे हुए। घर छोटा पड़ने का बहाना बनाकर मीरा और योगेश ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। दोनों भाइयों को खाली हाथ घर से निकाल दिया। पर दोनों भाइयों ने अपनी एकता को अटूट रखा और एक ऐसा घर लिया जहां वे दोनों अपने परिवार सहित रहने लगे। बड़े भाई के व्यवहार से भी दोनों का मन खट्टा हो गया और दोनों भाइयों ने अलग अलग नौकरी कर ली और खुशी खुशी अपने परिवार में मगन रहने लगे। मीरा खुश थी कि दोनों भाइयों को बिना कुछ दिए सब कुछ उसका हो गया। समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन योगेश और मीरा के बेटे की भी शादी हो गई। मीरा बड़े अरमानों से अपने बेटे के लिए बहू लेकर आई थी। शादी में बड़े भाई ने अपने पत्नी प्रेम के चलते अपने दोनों छोटे भाइयों को न्योता नहीं दिया था। इधर राज और अमन ने अपने भाई भाभी से रिश्ता तो नहीं तोड़ा था, पर वो रिश्ता अब ऐसा था जैसे बिना खुशबू के फूल। लेकिन अपने किए कर्म सामने जरूर आते हैं और ये मीरा को जल्दी ही पता लगने वाला था। समय ने करवट ली। योगेश अब बीमार रहने लगा था और ज्यादातर घर पर ही रहता था। दुकान अब बेटे ने संभाल ली थी। एक दिन बेटा खाना खा रहा था और बहू बड़े प्यार से खूब घी चुपड़ चुपड़ कर अपने पति को रोटियां खिला रही थी। मीरा योगेश के पास बैठी हुई ये सब देख रही थी। बेटे के खाना खाने के बाद योगेश खाना खा रहा था और मीरा उसके साथ ही बैठी हुई थी। बहू रोटियां बना बनाकर योगेश की थाली में रखती जा रही थी। रोटियां नाम मात्र की चुपड़ी हुई और जली जली सी बन रही थी। पर कहते हैं ना कि बंदर कितना भी बूढ़र हो जाए घुड़की मारना नहीं छोड़ता, और इसी नीति के अनुसार मीरा ने कड़क आवाज में बहू से कहा, क्यों री, ये रोटियां कैसे बना रही है? तेरी माँ ने क्या ऐसी ही रोटी बनानी सिखाई है? बस इतना सुनते ही बहू रानी रसोई से बेलन लहराती हुई आई और मीरा पर बरस पड़ी। देखो सासू माँ, मेरी माँ पर मत जाना, और रही बात मेरी माँ ने क्या क्या सिखाया है, तो उन्हें जो सिखाना था वो सिखा चुकी। अब मुझसे बात करो। और क्या हो गया जो जरा सी रोटी जल गई? खा लोगे तो कुछ हो तो नहीं जाएगा। जो सारा दिन मेहनत करता है दुकान पर, उसका ध्यान रखूं या इनका जो पूरा दिन घर में पड़े रहते हैं? योगेश खाना बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में ये सब सुन रहे बेटे को चुप देखकर मीरा बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि ये दिन देखने से पहले वो मर क्यों नहीं गई। एक मेरे देवर और देवरानियां थी जिन्होंने आंख उठाकर भी हम भैया भाभी को कभी नहीं देखा। जवाब देने की तो बात बहुत दूर रही, और आज मेरी बहू ही। उस दिन के बाद मीरा की आवाज तो जैसे चली ही गई, जैसा बहू और बेटा चला रहे थे उसी तरह ही जिंदगी को चलाने का मीरा और योगेश ने समझौता कर लिया। मीरा की तानाशाही को अब विराम लग चुका था। मीरा अब अपनी देवरानियों के बीच उपहास और दया का पात्र बन गई थी। घड़ी घड़ी पुरानी बातों में खो जाना अब उसकी आदत बन चुकी थी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।